नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस क्लास में हम बच्चों बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय की, जहां पर हम सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। और अभी तक बच्चों आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम मैथ्स और साइंस की ऐसे ही आपके एग्जाम को देखते हुए वीडियोस लाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यह क्लास जैसे ही एंड होगी तो वीडियो के कमेंट में आपको एक कमेंट करना है कि आपको हमारी जो मेहनत है वो कैसे लगी। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो यहां पर हम बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? दो। कौन कौन? एक तो एक होगा और एक वो स्वयं नंबर होगा। जैसे कि अगर मैं दो की बात करूं तो दो का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? तो ये एक से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, इसलिए दो एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तीन भी कैसी है? अभाज्य संख्या है। 11 भी कैसी है? अभाज्य संख्या। तीन के बाद 5, 7, 11, 13 ये सभी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब यहां पर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, मतलब सहभाज्य संख्या की, सहभाज्य संख्या की। तो ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर, सहभाज्य संख्या। कैसे बच्चों? जैसे कि 4 है तो 4 जो है वो एक से भी विभाजित है, दो से भी विभाजित है और स्वयं 4 से भी विभाजित है। मतलब इसके कितने फैक्टर आ गए? दो से अधिक आ गए। इसलिए मैं बोलूंगा कि जो 4 है वो कैसा नंबर है? सहभाज्य संख्या है। क्या ये बात क्लियर है? बताओ, ये बात क्लियर है क्या? और मैं आपको बता दूं, यहां पे देखो एक लाइन लिखी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब जो कंपोजिट नंबर है उनको हम प्राइम नंबर के रूप में, मतलब उनके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 6 एक कंपोजिट नंबर है, अब इसको मेरे को लिखना है प्राइम नंबर में, तो 2 इंटू क्या लिखूंगा? 3। ये बात है। ठीक है। अब इस चैप्टर में बच्चों आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला याद करना होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब एचसीएफ ए कॉमा बी गुना एलसीएम ए कॉमा बी बराबर होगा ए इंटू बी के। क्या ये बात क्लियर है? और आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है कि एचसीएफ जो है वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है। और एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। मतलब जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है क्या बच्चों? अब बात आती है रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q किसके बराबर नहीं होता? 0 के बराबर। और p और q यहाँ पर सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है क्या? सह अभाज्य संख्या। और ये कंपोजिट नंबर है ना, ये सॉरी बच्चों यहाँ पर इसको याद रखना, ये कैसी है? भाज्य संख्या है। ठीक है। अब यहां पर आपने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोलूं या थ्योरम पढ़ी थी, यदि कोई अभाज्य संख्या p है, यदि वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो ये जो p है वो a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। ये आपने प्रमेय पढ़ा होगा। क्या ये बात क्लियर है? मतलब इस चैप्टर से अगर हम देखा जाए तो हमें कौन कौन से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं? तो एक तो वो कि कर्णी 2, कर्णी 3 ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। और साथ ही बच्चों यहाँ पर इसी में एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने लिखा 3 माइनस कर्णी 2, इसे हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। फिर एक ऐसा प्रश्न है कि 4 की घात अगर n है तो हमें बताना है कि ये जो संख्या है ये 0 पर समाप्त होती है कि नहीं है। ये वाला एक प्रश्न आता है। या 6 की घात n वाला आता है। ये आपको बताना है कि इसका जो अंतिम संख्या मतलब अंतिम डिजिट जो होता है वो शून्य होना चाहिए, और नहीं है तो क्यों नहीं है।
ये वाले रीजन वाले प्रश्न आते हैं। फिर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले भी प्रश्न पूछे गए हैं। अभाज्य संख्या मतलब कोई भी आपको जैसे नंबर दे दिया 148, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ऐसे करके भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन मेनली बनते हैं जो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुपद मतलब पॉलिनोमियल से है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की मतलब बहुपद की, तो जो बहुपद की घात, अगर मैं बहुपद की घात बोलूँ ना, तो कोई भी अगर मेरा बहुपद लिखा है, जैसे मैंने लिखा ax³ प्लस bx प्लस c, या फिर मैं बोलूं कि x की घात 7 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 8, तो इस बहुपद की घात कितनी है? तो जो सबसे बड़ी घात है ना, वही उस बहुपद की क्या होती है? घात होती है। जैसे यहाँ पर घात 3 लिखी मैंने, तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? इसको भाई चेक कर हमने, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी वाली जो घात होती है ना, उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब जैसे ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ विधि से अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाए तो क्या करना है? देखो यहाँ पर ग्राफ विधि का मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ग्राफ विधि के द्वारा आप शून्यक भी निकाल सकते हो। ये जो चैप्टर है इसमें शून्यक निकालने के लिए भी आता है। कैसे कि P ऑफ x के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां ग्राफ x अक्ष को काटता है। ये आपको पता होना चाहिए कि Px मतलब P ऑफ x में कोई इक्वेशन बन के रखी है, उसके अगर शून्यक है तो वो उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां पर x अक्ष को वो काटता है। ये चीज आपको याद रखना है। द्विघात बहुपद क्या होता है? तो ऐसे बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? फिर इसके बाद में आपको शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस बी अपॉन ए पता होना चाहिए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर से सी अपॉन ए बना पता होना चाहिए। ये आपके मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के। यहाँ पर कैसा होता है, क्या होता है पता है बच्चों? यहाँ पर आपको शून्यक निकालने के लिए आता है। मतलब कोई भी ऐसा समीकरण दे दे कि x² प्लस 5x प्लस 6, तो इस ये जो बहुपद है इसके हमें शून्यक निकालने के लिए आता है। तो हम यहाँ पर इनके गुणनखंड करेंगे, इनको 0 के बराबर रखेंगे, फिर यहाँ से अल्फा और बीटा मतलब मूल मिल जाएंगे, हमें मूल या शून्यक मिल जाएंगे। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा के मान दे देगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 1/4 है। तो आप क्या ज्ञात करो? तो आप एक फॉर्म पॉलिनोमियल मतलब एक बहुपद का जो व्यंजक होता है ना, सामान्य समीकरण, जैसे ax² प्लस bx प्लस c मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस का b अपॉन a, और यहाँ पर c अपॉन a है, तो a और a पद सही बराबर बनाते हैं, फिर b और c भी बराबर हो जाते हैं, फिर वैल्यू यहाँ पर हम a और b की रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? समीकरण मिल जाएगा। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बहुपद वाले चैप्टर से। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपको बहुपद दिया रहेगा द्विघात बहुपद, उसके गुणनखंड करना पड़ेगा, फिर उसको 0 के बराबर रखेंगे, वहां से शून्यक मिल जाएंगे आपको। फिर या एक ऐसा दिया जा सकता है क्वेश्चन कि आपको मूलों का योगफल दिया है, मूलों का गुणनफल दिया है, वहां से आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 के हो गए कॉन्सेप्ट। अब है बात चैप्टर नंबर 3 की, जहां पर नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके जो सामान्य व्यापक समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं? a1x प्लस b1y प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। फिर दूसरा ऐसा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे क्या हो गए? 2 समीकरण हो गए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उनकी अगर बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें तो चेक करने के लिए आता है कि जो समीकरण है वो कैसे है। मतलब वो जो रेखा दे के रखेंगे, वो हमें 2 समीकरण दे के रखेंगे, तो वो संगत है कि नहीं, संगत है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, अगर असंगत है तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो संगत और असंगत चेक करने के लिए आता है।
फिर उसके बाद में अगर संगत है तो दो केस बनते हैं, कौन कौन से? एक तो रेखा प्रतिच्छेदी वाला होगा और या तो रेखा संपाती होगी, ये दो केस बनते हैं। मतलब कैसे? यदि आपको कोई दो समीकरण दे दिए तो हमने सबसे पहले उनकी तुलना इन व्यापक समीकरणों से की। यहाँ पर हमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इनके क्या मान मिलेंगे। यदि हम बोले अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के मान अगर आपस में बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि रेखा प्रतिच्छेदी होगी। अगर रेखा प्रतिच्छेदी है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब केवल एक हल मिलेगा। ये बात होती है कौन से वाले केस में? पहले वाले केस में। यदि ऐसा हो जाए, ऐसा कैसे हो जाए कि यदि ऐसा हो जाए बच्चों कि a1 अपॉन a2 आपस में बराबर है, लेकिन a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो ये कौन सा केस बन जाएगा? ये दूसरा वाला केस बन जाएगा। इस कंडीशन में रेखा कैसे समांतर हो जाएगी? अगर रेखा समांतर है तो कोई भी हल नहीं निकलेगा, मतलब वो कैसा निकाय होगा? असंगत निकाय होगा। तीसरा केस ये होता है कि इनमें तीनों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये आपस में कैसे हो जाते हैं? ये आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो रेखा है ना वो कैसी हो जाती है? संपाती रेखा हो जाती है। अगर रेखा संपाती है मतलब अपरिमित रूप से हमें अनेक हल मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है क्या? इस चैप्टर में मेनली मतलब आपको ये करने के लिए मिलेगा कि इसमें आपको संगत असंगत की पहचान करना है, रेखा प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है, ये वाली कंडीशन चेक करना है। ये सबसे पहले हो गया। फिर इसके बाद में बच्चों आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना होगा, एक प्रतिस्थापन विधि है और एक विलोपन विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि में तो क्या करते हैं अपन को दोनों में समीकरण तो दिए ही रहते हैं, उनको वो समीकरण को हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें यहाँ पर एलिमिनेशन वाले वो प्रतिस्थापन विधि में तो ऐसा है कि समीकरण एक दिया है और समीकरण दो दिया है, किसी भी एक समीकरण को हमें लेना है, वहां से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, और वो वाला जो मान निकालेंगे वो ये दो समीकरण में से किसी में भी एक में रख देना। यदि आप समीकरण एक का प्रयोग पहले कर रहे हैं तो समीकरण दो में रखना है, यदि समीकरण दो का प्रयोग कर रहे हैं तो एक में रखना है। यहाँ से आपको x का मान मिल गया, फिर x का मान समीकरण दो में रख दिया तो वहां से y का मान मिल जाएगा। ये हो गई प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? तो x और जैसे ये x के दो जो समीकरण है इनके जो गुणांक है इनको हम बराबर बनाते हैं, मतलब एलिमिनेट करने के लिए ये काम करते हैं। अगर इनको बराबर बनाया तो हमें y का मान मिलेगा, फिर y का मान इस समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। सिंपल है। ये दो मेथड हो गए। फिर एक मेथड एक और आता है ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि तो सबसे इजी है बच्चों, इसे हमें ग्राफ पर प्लॉट करना होता है इन पॉइंट्स को, जिससे कि हमें पता चल जाए कि इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा का वो बिंदु कौन सा है, भाई संपाती रेखा के हल कौन कौन से, मतलब अपरिमित रूप से हल तो है लेकिन कौन कौन से, ये पॉइंट हम यहाँ पे जज कर पाते हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब हम बच्चों बात करते हैं द्विघात समीकरण की, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चैप्टर नंबर 4 है जहां पर हम बच्चों बात करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब जैसे हमने द्विघात बहुपद देखा ना, ठीक उसी का एक रूप होता है। यदि हम द्विघात बहुपद को अगर हम 0 के बराबर रख दे, जहाँ पे a बराबर नहीं है 0 के, तो हम बोलेंगे कि ये एक हमारा क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है ये बच्चों, क्या कि हमें मूल को पता करना होता है कि हमारा जो डी मतलब होता है विविक्त कर, डी हमने सबसे पहले चेक करना है। यदि तीन केस बनते हैं, यदि हमारा डी जो है वो पॉजिटिव है, मतलब विविक्त कर कैसा है? धनात्मक आया, मतलब धन का 5, 100 ऐसा करके कुछ आया, तो हम बोलेंगे कि हमें दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे। कैसे? दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल्य मिलेंगे। ये कब? जब d बड़ा है किसे? 0 से। फिर दूसरा केस बनता है कि अगर हमारा d मतलब हमने समीकरण की तुलना की और वहां से d निकाला, अगर वो हमारा 0 के बराबर आ गए तो हम बोलेंगे कि दो समान वास्तविक मूल्य मिलेंगे। कैसे? दो समान वास्तविक मूल्य मिलेंगे। फिर तीसरा केस क्या होता है बेटा? तीसरा केस होता है यदि d जो है वो नेगेटिव है, मतलब माइनस में है, तो हमें कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा। क्या बोलेंगे? हमें कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा। अगर कोई भी वास्तविक मूल्य
मिल रहा है तो इसे आगे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि हमें d ग्रेटर देन 0 या d बराबर से 0 मिलता है तो इन्हें आगे सॉल्व करना है और मूल भी ज्ञात करना है। अब यहाँ पर बता दूं बच्चों, d का जो फॉर्मूला होता है, d मतलब विविक्त कर होता है, इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब हमें एक कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा, इसकी हम तुलना करेंगे इस समीकरण से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर से 0 से, जहां पर हम a b c के मान निकालेंगे, फिर वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। यदि d का मान जैसे कि 4 आ गया तो हम बोलेंगे कि d क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, मतलब 4 आ गया तो 0 से बड़ा ही है ना। तो इस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। फिर मैं इसको या तो सूत्र विधि से सॉल्व कर लूंगा। सूत्र विधि मतलब इसे बोलते हैं बेटा सूत्र विधि, कि x बराबर से माइनस का b प्लस माइनस रूट करनी d अपन में 2a। ये आपको याद रखना है कि सूत्र विधि से हम किससे सॉल्व करते हैं, माइनस का b प्लस माइनस करनी में d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या ये बात आपको क्लियर है क्या, बताओ, ये बात क्लियर है क्या, सभी को समझ में आ गया। मतलब मेनली यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, तो सबसे पहले तो हमें एक इक्वेशन दी रहेगी तो क्या ये द्विघात समीकरण है ये चेक करना होगा। फिर दूसरा ये होता है कि यहाँ पर हमें ये जो द्विघात समीकरण है इनके मूल्य निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल्य निकालने के लिए। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि जो डी है, डी मतलब विविक्त कर, तो मूल वास्तविक होंगे, भिन्न होंगे, समान होंगे या कोई भी मूल नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक चौथा प्रश्न पूछा जाता है सूत्र विधि से, हमें कोई भी एक समीकरण दिया जाएगा और वहां पर हम ये फॉर्मूला मतलब सूत्र विधि से ये फॉर्मूला लगाएंगे और वहां पर हमें इनके रूट्स मिल जाएंगे। रूट्स मतलब वही क्या, वास्तविक मूल्य मिल जाएंगे। ये यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बच्चों बात है चैप्टर नंबर 5 की, जो कि समांतर श्रेणी से है। तो समांतर श्रेणी में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उससे पहले सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट बनता है, यहाँ पर हम समांतर श्रेणी में बच्चों बात करते हैं, जैसे कोई भी हमें सीरीज देके रखिए तो a1 अपॉन a2 अपॉन a3, इसको मैं क्या बोलूंगा, एक समांतर श्रेणी है। हाँ, कहां तक, an तक। तो ये जो पहला वाला पद होता है इसको a1 मतलब a जो है वो मेरा प्रथम पद कहलाता है। सारवंतर का मतलब होता है कि जब ये मेरी सीरीज है a1 a2 तो इनका जो अंतर है, मतलब a2 में से अगर मैं a1 को माइनस कर दूं तो मुझे d मिलेगा, मतलब सारवंतर मिल जाएगा, इनके बीच का अंतर मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या, बताओ, क्लियर है क्या, इतना बात क्लियर है क्या। तो समांतर श्रेणी में ये हो गया क्या, मतलब प्रथम पद कैसे पता करते हैं, सार्वंतर कैसे पता करते हैं, ये पता चल गया क्या। इसके बाद में बच्चों देखो यहां पर एक तो फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, मतलब फाइनाइट एपी का मतलब है फिक्स, हमें पता चल गया कि 3 5 7 9 और आगे चल के हो सकता है ये पद 15, मतलब लास्ट पद हमारा 15 है, मतलब हमें ये फाइनाइट पता चल गया कि हमारा अंतिम पद क्या है। अब इनफाइनाइट में ऐसा होता है कि ये डेस डेस डेस, ये पता नहीं चलता कि ये कहां तक जा रहा है, तो इसे हम इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। अब यहाँ पर सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो बनता है बेटा nth टर्म पे, मतलब हमें nवा पद ज्ञात करना पड़े। nवा पद और n पदों का योग, दो टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो nवा पद ज्ञात करना हो तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, क्या, an बराबर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब क्या है, यहाँ पर an मतलब अंतिम पद, बराबर से a मतलब प्रथम पद प्लस n मतलब पदों की संख्या और d मतलब सारवंतर। क्लियर है क्या। हमें जैसे ये 3 5 7 9 करके एक श्रेणी दे दी, यहाँ पर हमसे पूछ लिया कि सातवां पद क्या है, तो a7 बराबर से, भाई ये वाली श्रेणी का प्रथम पद 3 है ना, n हमें पता है कितना है, 7 है, माइनस का 1 है, और d मतलब सारवंतर, भाई सारवंतर कितने का रहा है, 2 का रहा है। तो यहाँ से मैं आपको क्या सातवां पद क्या होगा ये बता सकता हूँ। तो 3 प्लस 7 में से 1 गया तो 6, 6 दूनी 12, 12 3 15, प्लस सातवां पद क्या होगा, तो ये 15 होगा। यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पदों की संख्या भी निकाल सकते हो, अंतिम पद क्या होगा और सारवंतर भी निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। अब हम बात करें बच्चों कि यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स, मतलब यदि हमें n पदों का योग पूछे तो योग का ये सूत्र है, मतलब Sn बराबर से n अपॉन में 2
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये Sn मतलब n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। और इसी को बच्चों हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, Sn बराबर से n अपॉन 2। ये a प्लस, देखो मैं ये जो 2a है ना, इसको a प्लस a में तोड़ दूं, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है? an होता है, मतलब n टर्म होती है और ये तो एक फॉर्मूला यहां से भी बन सकता है। तो अगर हमें किसी बहुपद यदि हमें किसी समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना है तो हम ये Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Sn वाला फॉर्मूला याद रखना, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर हमें n वा पद ज्ञात करना है तो an बराबर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला होता है। क्या ये बात क्लियर है क्या? बताओ। अब यहां पर बच्चों त्रिभुज, मतलब ये जो त्रिभुज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, यहां पर ये जो थेल्स प्रमेय या जिसे हम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय बोलते हैं, ये बहुत बार पूछा गया और ये पूछा भी जाता है। कैसे? देखो यहां पर हमें पता है कि ये जो भुजा है AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC आपस में क्या होंगे? बराबर। कब? यदि हम बोलेंगे कि DE जो रेखा है वो समांतर है किसके? BC रेखा के। अगर ये रेखा इसके क्या है? ये वाली जो रेखा है वो इसके क्या है? समांतर है। अगर ये समांतर है तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि डी मतलब ये वाली जो रेखा, ये वाली इस रेखा के क्या है? समांतर है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो भुजा है ये एक ही अनुपात में होंगे, एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन इसी एक ही अनुपात में होगी। ये हमारी बीपीटी या इसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं। और थेल्स से नहीं आए तो आपको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पर हम बच्चों समरूपता की बात करते हैं। आपको यहां पर पता होना चाहिए कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो समरूप है ना वो सर्वांगसम होंगे, क्योंकि सर्वांग क्षमता में क्या होता है? उनकी शेप भी समान होती है और उनका साइज भी समान होता है। ठीक है, लेकिन समरूपता में क्या होता है? शेप तो आपको समान दिखेगी लेकिन उसका साइज जरूरी नहीं है कि वो समान होगा। ठीक है, सिमिलरिटी के जो क्राइटेरिया मतलब समरूपता के 3 नियम यहाँ पे मेनली अपन ने पढ़े थे। कोण वाला नियम पढ़ा था, भुजा 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 वाला नियम पढ़ा था और भुजा कोण भुजा वाला नियम पढ़ा था। क्या ये सभी आपको नियम पता है? यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये थेल्स प्रमेय का थ्योरम पता होना चाहिए। ठीक है, यदि डी रेखा समांतर है बीसी के तो हम बोलेंगे कि एडी अपॉन में डीबी और ए अपॉन में ईसी ये एक ही अनुपात में होंगे, एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? बताओ। अब हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बोलते हैं। इससे पहले देखो बच्चों यहाँ पर मैं कुछ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेनली जो है ना क्वेश्चन समरूपता से ही पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर समरूपता के नियम लिखने को आ सकता है। समरूपता के नियम का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर आपको ये एंगल 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 नियम, साइड 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 नियम, या साइड एंगल साइड नियम, या RHS नियम, राइट हैंड साइड नियम, ये सब ऐसे नियम आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? इसमें किसी को समस्या क्या? नहीं ना? फिर यहाँ पे साथ ही आपको भुजा के अनुपात में, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई त्रिभुज है, आपको ऐसा दे दिया और यहाँ पर एक रेखा दे दी कि ये इसके समांतर है, ये वाला x दे दिया, यहाँ पर x प्लस 2 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 4 दे दिया। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करने के लिए भी पूछा जा सकता है। मतलब ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये वाली जो भुजा है वो इसके क्या है? समांतर है। तो हम बोलेंगे कि यह एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, तो यहाँ से हम x के मान निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं त्रिभुज वाले चैप्टर में से। अब बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति की, मतलब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की। तो ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें सबसे मेन आपका जो फॉर्मूला है वो कौन सा है? तो ये तो आपको याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की हम क्या निकालते हैं? दूरी। एक हो गया मेरा बिंदु ये P और दूसरा बिंदु हो गया Q। P के जो निर्देशांक है वो x1, y1 है और Q के जो निर्देशांक है वो x2, y2 है। तो यदि इनके बीच की अगर मुझे दूरी निकालना है तो दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या ये बात क्लियर है?
ऐसे ही बच्चों सेक्शन फॉर्मूला मतलब अंतःखंड मतलब अंतः विभाजित करने वाला ये फॉर्मूला होता है। कैसा? यदि आर जो है, आर एक बिंदु है, वो पी क्यू को मतलब P और Q दो बिंदु है और ये जो R है ना वो इसे M अनुपात में या M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, तो R बिंदु के निर्देशांक मतलब x, y ज्ञात कीजिए। हमें P पता है कि x1 y1 है और Q पता है कि x2 y2 है, तो हमें इस R बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है बेटा, क्या कि M1 देखो यहाँ पर M और N में लिखा है, यहाँ पे वैसे हमने M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 ये ऐसा पढ़ते हैं। क्या ये सभी को याद है? ऐसे ही यदि हमें x के निर्देशांक निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, यदि y के निर्देशांक निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कभी कभी अनुपात भी पूछे जाते हैं, मतलब ये जो बिंदु है ये वाला वैल्यू आपको दे देगा और यहाँ पर M1 और M2 के अनुपात का मान पूछ लेगा, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। और साथ में एक मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, मतलब ऐसा है बच्चों, मिड पॉइंटर से भी पहले मैं आपको समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ए और बी दो बिंदु है और इनके बीच में कहीं पर बिंदु सी स्थित है, तो ये जो सी है ना ये इन दोनों बिंदु से कैसे समदूरस्थ है। मतलब यहाँ पर ए सी के बीच दूरी का सूत्र लगाऊंगा बराबर बीसी के बीच के दूरी का सूत्र लगाऊंगा और एक इक्वेशन बनेगी हमारी, क्या एक्स और वाई में संबंधित एक इक्वेशन बनेगी। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है ऐसा है कि हमें एक ऐसी रेखा है उस पर ऐसे चार बिंदु दे दिए ए बी सी और डी, मतलब ऐसा बोल दिया कि ये जो ए बी रेखा है, एडी जो रेखा है इसे सम त्रिभाजित करता है, मतलब तीन भागों में बराबर में बांटता है। तो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, तो सम त्रिभाजित करता है मतलब बीच में दो बिंदु आएंगे। सम चतुर्भाजित करता है मतलब चार बिंदु आएंगे, सॉरी चार बार, अगर चार बराबर भागों में बांट रहा है मतलब तीन बिंदु आएंगे। ये वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है क्या इतना? यहाँ पर M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, मतलब ऐसा है कि PQ कोई रेखा है, उसका जो मध्य बिंदु है ना वो क्या है, तो वो M है। मतलब P और Q का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, M है। तो अगर इसके निर्देशांक निकालना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि इसके निर्देशांक अगर x1 y1 है, इसके x2 y2 है, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, तो ये हमारा इस मध्य बिंदु का x आ जाएगा। ऐसे y1 प्लस y2 अपॉन 2 करेंगे तो हमें y बिंदु मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपकी? बताओ आपको क्लियर हुआ क्या इतना? अब हम चलते हैं आगे, हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर 8 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 8 को समझते हैं। तो 8 में क्या है, हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज देखना है। समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का ये जो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। पहली बात, ये वाला हमारा क्या होता है, लंब होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, आधार। क्या ये बात सभी को क्लियर है? बताओ। यहां पर आपको सबसे मेनली एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, लाल बटे कक्का, के, ठीक है। ये लंब बटे आधार, लंब बटे जो कर्ण है वो साइन थीटा को प्रेजेंट करता है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा को प्रेजेंट करता है और लंब बटे आधार जो है वो टेन थीटा को प्रेजेंट करता है। अगर इन्हीं का मैं उल्टा कर दूं तो साइन का उल्टा हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा बेटा कॉसेक, ये कॉसेक हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा और ये वाला टेन हो जाएगा। मतलब कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, सेक, और आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मतलब इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जैसे साइन थीटा है उसकी वैल्यू आपको बोल दी कि 4/5 है, तो थीटा के अन्य मानों के लिए ज्ञात करो, मतलब कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, कॉट थीटा निकालो, ये वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले लाल बटे कक्का पता होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण हमें पता है, तो यहाँ से आधार निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगा के। फिर ये वैल्यू अपन यहाँ पर रखते जाएंगे तो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सबके मान मिलते जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? और साथ ही बच्चों आपको यहाँ पर ये आइडेंटिटी जो होती है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से 1 होता है, ये पता होना चाहिए। या फिर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो, तो सॉल्व करने को आना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर से सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये पता होना चाहिए।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर से कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये भी पता होना चाहिए। ये सभी क्या है, आइडेंटिटी है जो आपको याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। अब यहाँ पर मेनली होता है कि हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इनकी जो वैल्यू होती है इन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कोई भी इक्वेशन ऐसे बना के दे दी हमें और पूछा कि भाई इसका मान क्या होगा, देखो कैसे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, जैसे मेरे को एक क्वेश्चन आया कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो भाई हमें यहाँ पे साइन 30 का मान पता होना चाहिए, कॉस 60 का मान पता होना चाहिए, साइन 45 का मान पता होना चाहिए। तो ये टेबल आपको ध्यान रखना है। यदि आपको ये टेबल याद है तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना लोगे और यही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मतलब ये वाले चैप्टर से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आपको ये क्लियर है? अब हम बच्चों बात करते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप की जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि हमें बोलेगा, मतलब सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए किसी किसकी, भाई दृष्टि रेखा क्या होती है, अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, इनकी परिभाषा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये चीज है ना, ये 3 चीज है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछा, मतलब ऐसा होता है कि एक मीनार है, उसके सामने कोई लड़का खड़ा है, तो इसकी आंख से मीनार की जो शीर्ष है उस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, मतलब कुछ बोल दिया, और इसके पैर के साथ में कुछ डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसा करके यहाँ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मतलब हो सकता है कि यहाँ पाद बिंदु के बीच की दूरी दे दे, इसकी ऊंचाई दे दे, या ऊंचाई पूछ ले, पाद बिंदु की दूरी दे दे। ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। मेनली जो है वो आपने देखा होगा पेड़ वाला आता है कि एक पेड़ है, उसका ऊपर का जो सिरा है वो टूटा, और वो कैसे यहाँ पर इसके इस बिंदु पर आकर इसका शीर्ष जो है वो यहाँ पर आके टच हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने, हो सकता है यहाँ पर हमें दे दे कि 20 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब पाद बिंदु से इसकी जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो पेड़ है ना उसकी हमें पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें वो दे देगा कि यहाँ पर जब वो पेड़ आता है तो वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया, ये सभी समझ में आ गए होंगे। बच्चों ऐसे ही मैं आपके लिए आगे भी वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।